गुड इवनिंग दोस्तों। हम लोग बात करते हैं एडवोकेट एक्ट में जो न्यू अमेंडमेंट हो रहा है उसके बारे में कि वो किस चीज़ को प्रभावित कर रहा है। ये जो बिल है एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट 1961 में जो संशोधन कर रहा है वो लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया है। ऑनरेबल प्रेसिडेंट के एसेंट मिलते ही ये एक्ट कानून बन जाएगा। इसी बिल के बारे में हम लोग अभी बात करते हैं कि इस बिल में क्या दिया हुआ है। तो ये स्क्रीन पे जो दिख रही है बिल की कॉपी है। इस पे आते हैं, इसको पढ़ते हैं। बिल नंबर ये सो एंड सो है 2023 का। देखिए इसमें हेडिंग जो दिया है, बिल को पढ़ने भी थोड़ा समझ लेते हैं जिन लोगों को अभी नहीं पता चल पाया है। इसका टाइटल है द एडवोकेट अमेंडमेंट एक्ट, द एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2023। अब ये जो पास होके एसेंट मिल जाता है तो एक्ट बन जाता है, अमेंडमेंट एक्ट हो जाता है जो बिल है अभी। अब बिल ये ईयर रहता है कि पार्लियामेंट के किस ईयर में आया हुआ है एडवोकेट एक्ट। इसमें जो दिया हुआ है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड अमेंडमेंट एक्ट 2023। और ये जो दूसरा वाला क्लॉज है, इट शैल कम इनटू फोर्स, इसी को डेलीगेशन ऑफ पावर कहते हैं। पार्लियामेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर डेलीगेट कर दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के माध्यम से इसको बताए कि कब से इम्प्लीमेंट होगा। अब हम लोग आते हैं इसके आगे दूसरे पेज पे, जहाँ पे दिया हुआ है इंसर्शन ऑफ न्यूज़ सेक्शन। सेक्शन 45A एक न्यूज़ सेक्शन एडवोकेट एक्ट में जोड़ा जाएगा, जो कि यहाँ पे हम लोगों को बताया हुआ है। ये इसी में पावर टू फ्रेम एंड पब्लिश लिस्ट ऑफ दलाल, ये जो टाउट्स हैं उनके बारे में दिया हुआ है, दलालों के बारे में। इसी जो बिल होता है ना, उसमें क्या उद्देश्य है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, ये सब दिया रहता है। या फिर हम लोगों को पार्लियामेंट का जो डिबेट होता है, बिल जब मंत्री प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में, उस डिबेट को देख के पता चलता है। तो जो बिल के हम अगले पेज पे आएंगे तो उस पे अमेंडमेंट का उद्देश्य दिया रहता है। तो देखिए स्टेटमेंट, इसको इंग्लिश में स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस, ये लिख के हेडिंग है, क्या वजह है। तो हम लोग पीछे कुछ चलते हैं कि इंडिपेंडेंट आज़ादी से पहले सन 1861 में हाई कोर्ट एक्ट एक पास किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। और जब हाई कोर्ट एक्ट बन गया, हाई कोर्ट के क्रियाकलापों को वो लोग इस अधिनियम के माध्यम से रेगुलेट करने लगे। तो कुछ वर्षों बाद ऐसी ज़रूरत महसूस हुई कि जो वहाँ पे एटॉर्नी, बैरिस्टर, एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके भी कार्यों को नियंत्रित, रेगुलेट किया जाए। एक रेगुलेशन होना चाहिए वहाँ कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए। इसीलिए कुछ वर्षों बाद लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 को पास किया गया था। एक इसी में बम्बे प्लीडर एक्ट 1920 भी था। ये जो अधिनियम है 1869, आज़ादी के बाद बहुत सारे अधिवक्ता लोग थे ही कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में, आगे वो लोग पोस्ट होल्ड किए। ऐसा ज़रूरत होने लगा कि एक अपनी व्यवस्था हो एडवोकेट को रेगुलेट करने के लिए। तो सन 1961 में एडवोकेट एक्ट पास किया गया। जो एडवोकेट एक्ट था उसके सेक्शन 50 में ये प्रावधान किया गया कि जो लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट है वो सस्पेंड हो जाएगा, लेकिन उस एक्ट का सेक्शन 1, 3 और 36, 3 सेक्शन अभी भी लागू हो रहे थे जो दलालों से संबंधित थे। और सेक्शन 1 में उसका विस्तार के बारे में दिया होगा। दलाल से संबंधित वाले प्रोविज़न की ही वजह से ये अधिनियम अभी भी लागू था। अब हम लोग सरकार की, जो प्रेजेंट सरकार है केंद्र की, इसके ऑब्जेक्ट पे चलते हैं। तो सरकार चाह रही है कि जो भी अप्रासंगिक कानून है उनको रिपील कर दिया जाए। और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी इस बात को कह चुके थे कि ये जो दलालों से संबंधित प्रावधान है इसको अलग से व्यवस्था करके इस अधिनियम को रिपील कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। तो वहीं उस अधिनियम को ख़त्म किया जा रहा है, उस अधिनियम को ख़त्म हो जाएगा। अब उसमें जो दलाल का प्रोविज़न था उसी को एडवोकेट एक्ट में 45A सेक्शन के माध्यम से नया प्रोविज़न जोड़ दिया गया।
और पुराना वाला प्रोविज़न ख़त्म हो गया। इससे अधिवक्ताओं के हित पे किसी भी तरह से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये दलालों को न्यायालय परिसर में आने से रोकता है, इसलिए ये बनाया गया है। अब हम लोग चलते हैं प्रावधान के ऊपर कि प्रावधान क्या है। तो प्रावधान आप देखेंगे तो 45A में क्लियर लिखा हुआ है कि एवरी हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम यानी रिवेन्यू वाले, एंड एवरी रिवेन्यू ऑफिसर not below the rank of a collector of a district, each as regards their or his own court and the courts if any subordinate thereto। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें देखिए सारे कोर्ट को कवर करने का प्रयास किया गया है और वहाँ पे जो भी दलाल हैं उनको पकड़ा जाएगा। और इसमें एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि रिजोल्यूशन बार काउंसिल से पास होना चाहिए कि कोई व्यक्ति दलाल है या नहीं है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है के बारे में। नो पर्सन नेम शैल बी इंक्लूडेड इन एनी सच लिस्ट अनटिल ही शैल हैव हैड अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज अगेंस्ट सच इंक्लूजन। अगर किसी भी व्यक्ति को दलाल घोषित किया जा रहा है या लिस्ट में डाला जा रहा है नाम, तो उसको सुनने की व्यवस्था है। यानी ये पूरा प्रोसीजर और उससे संबंधित जो भी व्यवस्थाएं हो सकती थी वो इसी एक्ट के माध्यम से की गई है। इसमें प्रोसीजर और सब कुछ क्लेरिफाई करने का प्रयास किया गया है। देखिए जो इसमें क्लॉज 7 है उसमें वर्ड को डिफाइन भी कर दिया गया है। जज मीन्स अ प्रिसीडिंग ऑफिसर, जुडिशियल ऑफिसर, इंग्लिश सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट, टाइटल इज डिग्नेशन, सबऑर्डिनेट कोर्ट, रेवेन्यू ऑफिसर। दलाल कौन होंगे? दलाल मीन्स अ पर्सन। देखिए क्लॉज 7D में दलाल को भी परिभाषित कर दिया गया कि कौन सा व्यक्ति दलाल के परिभाषा के अंतर्गत आएगा। तो कौन पर्सन आएंगे, दलाल की परिभाषा क्या है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। हु प्रोक्योर्स इन कंसिडरेशन फॉर एनी remuneration moving from any legal practitioner, the employment of legal practitioner in any legal business, or who propose to any legal practitioner or to any person interested in any legal business to procure in consideration for any remuneration moving from either of them the employment of। किसी भी व्यक्ति को वो लीगल प्रैक्टिशनर के यहाँ ला रहा है, फंसा रहा है उसको कि न्याय दिला देंगे, या इस तरह के मालाफाइड बिजनेस में लगता है। लीगल प्रोफेशन को नोबल प्रोफेशन माना जाता है। इस तरह का कोई कार्य करता है तो उसको ये दलाल की परिभाषा में लाया जाएगा। यही इस एक्ट के माध्यम से बताया गया है। और देखिए जो सेक्शन 50 है एडवोकेट एक्ट का, उसमें क्या अमेंडमेंट किया गया है। इन सेक्शन 50 ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट आफ्टर सब क्लॉज 5 फ्लोइंग सबसेक्शन शैल बी इंसर्टेड नेमली। देखिए तो सेक्शन 50 जो प्रिंसिपल एक्ट यानी एडवोकेट एक्ट का है उसमें क्लॉज 6 क्या अब कैसे पढ़ा जाएगा। ऑन द डेट ऑन विच सेक्शन 45A ऑफ एडवोकेट एक्ट, जो न्यू अमेंडमेंट से 45A जोड़ा जा रहा है एडवोकेट एक्ट में, उस डेट से कम इनटू फोर्स सेक्शन 136 ऑफ द लीगल प्रोसेस शैल बी एक्सटेंड रिपील। मतलब जिस दिन से यह संशोधन प्रभावी होगा उसी दिन से लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1879 का सेक्शन 1, 3 और 36 रिपील मान लिया जाएगा। ये दो इसमें संशोधन हुआ है। एक सेक्शन 50 एडवोकेट एक्ट में क्लॉज 6 जोड़ा गया है और नया सेक्शन 45A जोड़ा गया है जिसमें दंड, उसका प्रोसीजर, डिफिनेशन सब कुछ समाहित किया गया है। इसमें बहुत बड़ा कोई एडवोकेट से रिलेटेड रूल तो नहीं दिख रहा है जो एडवोकेट एक्ट के नाम से उसमें कोई प्रभाव डाले। हाँ, कोई वैसे अधिवक्ता हैं जो अधिवक्ता नहीं है, अधिवक्ता के भेष में कचहरी में घूमते हैं, उनको इस सेक्शन के नहीं, उसको IPC के अनुसार ही डील किया जाएगा, ऐसा माननीय मंत्री महोदय द्वारा पार्लियामेंट्री डिबेट में बताया गया है। तो हम लोग इस अमेंडमेंट में बस इतना ही जानते हैं। आगे कोई न्यू इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड आता है तो हम बताने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।